नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपका टॉपिक है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड गतिकी से रिलेटेड। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को फोकस करके अच्छे से आपके लिए बनाया गया है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप देखें, खुद सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। इन्हीं क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप जो वीडियो कंटेंट है उसमें जो भी दिया गया है उसको पूरा याद कर लें। जब आपको वो पूरा याद हो जाए फिर आपको लगे कि यार मैं कुछ और पढ़ सकता हूँ तो पढ़ें। ऐसा नहीं करें कि वीडियो में जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपको लगे कि नहीं यार इससे क्या होगा और पढ़ना पड़ेगा, ये भी आपको नहीं आता है और कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो भी आप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एक बात क्लियर कर लें, ऐप पर जो आपको वीडियो कंटेंट मिल रहा है वो आपको पूरा याद है, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर आपकी मर्जी आए जो पढ़े, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो कंटेंट के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से याद है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, दृढ़ पिंड गतिकी या डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इस बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक वस्तु है जिसका कोणीय संवेग L है और इसका जड़त्व गुण I है। इसकी आपको घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, क्योंकि रैंडमली आपकी जो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है उससे कहीं से भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच है वो ठीक रहेगी। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालना है, कोणीय संवेग L दे रखा है और जड़त्व गुण I दे रखा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, मीडियम से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि उनको बस क्वेश्चन भी पूरा इंग्लिश में ही चाहिए। तो ए बॉडी इज रोटेटिंग, एंगुलर मोमेंटम कितना है L, इफ I is moment of inertia, its kinetic energy of rotation आपको कैलकुलेट करनी है। कोणीय संवेग दे रखा है, जड़त्व आघूर्ण दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम L बता रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कह रखा है। गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी, और आपके पास ये चार ऑप्शन है। देखिए, जब मैंने आपको घूर्णन गतिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया तब मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, लेकिन यहां किस फॉर्म में पूछ रहा है, कोणीय संवेग। देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, आपके दिमाग में घूर्णन गतिज ऊर्जा ये आएगी। ऑप्शन भी तो देखो एक बार, देखो IL स्क्वायर, I स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अपॉन I, आगे सब में आप तो है ही है। इसका मतलब ये क्वेश्चन साफ साफ ये बताना चाह रहा है कि आपको घूर्णन गतिज ऊर्जा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम के पदों में निकालनी है। और मैंने आपको बताया घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग L बराबर I ओमेगा होता है। और मैंने ये भी बताया था कोणीय संवेग संरक्षण वाली बात, कि वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम कोणीय संवेग समान रहता है अगर उस पर बाहर से कोई टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया है। तो L बराबर I ओमेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, फिजिक्स में ऐसी बातें जनरली आपको देखने को मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं। किसी भी इक्वेशन को
सेम संख्या से गुणा कर दें और उसी संख्या का भाग दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस घूर्णन गतिज ऊर्जा के सूत्र में आई जड़त्व आघूर्ण से गुणा कर दिया और जड़त्व आघूर्ण का ही भाग दे दिया। तो क्या हो गया, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आई गुणा हो गया इधर, इसको आई ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं ब्रैकेट में, ताकि दोनों का स्क्वायर है। अपॉन में क्या आ गया, आई, आप मैंने ऐसा कैसा लिखा ही है। अब देखो आई ओमेगा क्या होता है, एल, तो आई ओमेगा का होल स्क्वायर का मतलब है एल स्क्वायर, और आई नीचे आ गया तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एल स्क्वायर अपॉन आई, और आंसर क्या हो गया, डी। दोस्तों कहीं भी आप पढ़ लें, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच नहीं पता है तो फिजिक्स में आपके क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। बहुत बार मैंने वीडियो में जब आपको पढ़ाया है तब भी बोला है, फिजिक्स में जब भी कोई टीचर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता है तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आंसर तक आपको पूरी चीज़ें अच्छे से पता होती है, लेकिन आपका दिमाग नहीं चल पाता खुद का। तो ये वीडियो में क्वेश्चन बनाने का मेन जो पर्पज है वो यही है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अप्रोच अपने अंदर डेवलप कर पाएँ, ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उसको आराम से सॉल्व कर सकें। पढ़ाने वाले आपको इतना ही पढ़ा के जाएंगे, ये बाकी के अप्रोच आपको खुद लगानी है। ये फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये बातें आपको खुद डेवलप करनी है कि अगर इसको आई से गुणा कर दें, आई से भाग दे दें, तो ये आ जाएगा आई ओमेगा एल। तो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला ये था गतिज ऊर्जा का, घूर्णन गतिज ऊर्जा का, उसको ऐसे भी लिखा हो सकता है। अगर जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा दे रखा है तो इससे सॉल्व कर लेंगे, और एंगुलर मोमेंटम और जड़त्व आघूर्ण दे रखा है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से 2 ऐसी राशियां बतानी है जिनकी विमा डायमेंशन क्या हो, समान हो। जब मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताया तब भी ये बातें बताई थी, और मैं यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन जब आपको अच्छे से बता चुका हूँ तो सीधी बात बता रहा हूँ, वर्क और टॉर्क याद करो। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ आर्म या आर। देखो जब विमा बनेगी तो ये बल है, बल को दूरी या विस्थापन से गुणा करना है तो सेम ही आएगा। याद रख लेना, कार्य और बल आघूर्ण की विमा, कार्य और बल आघूर्ण की विमा क्या होती है, समान होती है। बहुत डिटेल में बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर उनको चीज़ें सही टाइम पर याद नहीं आ पाती, इसलिए आसान से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ द इनर्शिया 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर is 100 Newton meter. Its angular velocity after 3 seconds. क्या कह रहा है, एक पहिया है जिसका जड़त्व आघूर्ण 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, उस पर टॉर्क लगाया जा रहा है 1000 न्यूटन मीटर। याद रखें, जड़त्व आघूर्ण की जो मात्रक है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो है न्यूटन इंटू मीटर। आई दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, 3 सेकंड बाद ओमेगा ज्ञात कीजिए। ये फॉर्म आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, कोणीय वेग की जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड, तो 10 रेडियन पर सेकंड, 5 रेडियन पर सेकंड, 15 रेडियन पर सेकंड और 25 रेडियन पर सेकंड।
इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको जब पढ़ाया तब भी सॉल्व करवाया है। वैसे इस क्वेश्चन को देखकर आप वीडियो को एक बार रोकें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको देखो क्या दिया हुआ है, आई की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है। याद करो मैंने आपको बताया था कि टॉर्क को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टॉर्क जड़त्वाघूर्ण कोणीय त्वरण। मेरे को अगर कोणीय त्वरण निकालना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। टॉर्क की वैल्यू कितनी है 1000, जड़त्वाघूर्ण की वैल्यू कितनी है 200 और आंसर 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का जो मात्रक है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मैंने आपको बताया था कि न्यूटन की गति का पहला समीकरण अगर सरल रेखीय गति हो तो ये रहा, लेकिन अगर कोणीय गति है या रोटेशन मोशन है तो ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। वैसे इस क्वेश्चन में ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और आपके एग्जाम में किस तरीके की अप्रोच है उसको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक बात और ऐड होगी कि ये जो व्हील है, जो पहिया है, वो स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन में है। देखो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0, तो प्रारंभिक कोणीय वेग भी क्या होगा 0, तो ओमेगा निकालना है तो 0। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 5 और कितने समय दे रखा है 3 सेकंड, तो कितना हो गया 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 15 रेडियन पर सेकंड। क्या आंसर हो गया 3 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी 15 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखें, समझें, आपने जो चीज़ें सीखी है उनको अप्लाई करना सीखें। एक बार मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर एग्जाम में जैसे मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन बताया, अभी पहले अगर आप खुद सॉल्व इसको कर सकते थे इस अप्रोच से, मतलब आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। नहीं कर सकते थे एक बार फिर देख लें, लेकिन अब भविष्य में ऐसा कोई क्वेश्चन आए सेम अप्रोच वाला तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से आना चाहिए। वीडियो में पढ़ने के बाद, अब क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद भी इसी अप्रोच का क्वेश्चन आपसे सही नहीं हो रहा है तो आप सही से नहीं पढ़ रहे। इसलिए एक बात और, वीडियो सॉल्व करवाने का या क्वेश्चन सॉल्व करवाने का जो अप्रोच है, एक बात याद रखें, आप कितने भी शानदार तरीके से फिजिक्स पढ़ लें, अगर आपने उस तरीके का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखा है तो ही आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। कोई नई अप्रोच वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको उसको छोड़ के ही आना है। यही सिलेक्शन का सबसे शानदार तरीका है। अगर आप जबरदस्ती उसमें उलझे रहे तो 5 अच्छे क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किसको सॉल्व करना है, ये अप्रोच आपको फिजिक्स में ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मेन अप्रोच ये है कि आपके एग्जाम में पूरा सही तरीके से स्टडी करके कि इस पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मैंने जो वीडियो में क्वेश्चन बताए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो उसको आराम से सॉल्व करो, नहीं आए एक बार के लिए उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। फिर आप सोचेंगे कि सर इससे बाहर आ जाए, नेगेटिविटी, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो बच्चे सही से मेहनत कर रहे हैं उनको पता लगेगा इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक तरीके का पैटर्न मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन इज standing on a rotating table with spreading his arm. If suddenly contract his arm, then its angular velocity will. एक व्यक्ति अपनी दोनों भुजाओं को फैला के रखे हैं ऐसे और एक घूमती हुई टेबल पर खड़े हुए हैं। जब टेबल घूम रही है और वो अपनी भुजाओं को फैलाए हुए हैं, अचानक अगर वो अपनी भुजाओं को ऐसे सिकोड़ लें, मोड़ लें, समेट लें, तो एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में
कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आना चाहिए। L कांस्टेंट रहेगा, बस बाहर से आप कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं करें तो। यदि बाहर से कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगाया हुआ है तो प्रारंभ में और अंत में कोणीय संवेग बराबर होगा L कांस्टेंट। L की जो फॉर्मूला है L का वो होता है I ओमेगा। तो L कांस्टेंट तो I ओमेगा भी कांस्टेंट। मतलब व्यक्ति भुजाओं को फैलाए रखें या सिकोड़ के रखें, I और ओमेगा का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। I ओमेगा दोनों का गुणनफल का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप एक बात याद रखें, I का मान होता है mr स्क्वायर। R क्या है? घूर्णन अक्ष से उस पिंड तक की डिस्टेंस। अब देखिए, अगर पहले ऐसे बाहों को या भुजाओं को फैलाए रखा है, उस कंडीशन में R का मान ज़्यादा था और R का मान ज़्यादा था, लेकिन अब उसने भुजाओं को सिकोड़ लिया है तो R का मान क्या हो गया? कम। अब R का मान सिकोड़ने के बाद कम हो गया तो I का मान भी क्या हो जाएगा? कम। और देखो, I का मान अगर कम हो जाएगा तो ओमेगा के मान को बढ़ना पड़ेगा, तभी ये दोनों का गुणनफल कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको प्राप्त हुआ, अगर R कम हो गया तो I भी कम हो जाएगा और I कम हो जाएगा तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कभी आपने देखा हो जो तैराक होते हैं उनको अगर बहुत ऊंचाई से जंप करना होता है तो हवा में वो बाहों को या पूरे शरीर को सिकोड़ लेते हैं और फिर ऐसे घूमते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पूरे शरीर को सिकोड़ लेंगे R कम हो जाएगा, I का मान भी कम और कोणीय वेग क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। आपके पास एक और क्वेश्चन है, एक गोला और एक डिस्क है जिनका द्रव्यमान और त्रिज्या सेम है दोनों की। एक आनत तल पर बिना फिसले गति कर रहे हैं, मतलब वो प्योर रोलिंग गति कर रहे हैं। जब लोटनी गति अपन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था घर्षण होना जरूरी है, बिना फिसले। अगर घर्षण नहीं होगा तो फिसल जाएंगे वो। गोले का त्वरण as, डिस्क का त्वरण ad है और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो कौन सा कथन सही है, कौन ज्यादा होगा? देखो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A बराबर G साइन थीटा 1 प्लस K स्क्वायर R स्क्वायर। K क्या है? घूर्णन त्रिज्या, रेडिएशन या सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये है उसकी खुद की डिस्क या गोले की त्रिज्या। अगर इससे आप S का मान निकाल लें और डिस्क का मान निकाल लें, K का मान मैंने आपको सबके लिए बताया हुआ है किसकी घूर्णन त्रिज्या क्या है। लेकिन यहाँ हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जबरदस्ती आपको उलझने की जरूरत नहीं है। एक बात तो आप याद रखें, यहाँ पर कहीं भी ठोस या खोखला गोला नहीं दिया हुआ है। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में गोले को कुछ नहीं बोला गया है तो आपको उसको ठोस गोला समझना है। एक बार फिर कह रहा हूँ, या तो एग्जामिनर देगा कि खोखला गोला है और केवल गोला बोला गया तो आपको उसको ठोस गोला मानना है। देख लीजिए, अब मैंने आपको बता रखा है कि त्वरण का मान सॉलिड स्फीयर का सबसे ज़्यादा, उससे कम डिस्क का, उससे कम होलो स्फीयर का और सबसे कम रिंग का। चारों को अगर आप एक साथ एक आनत तल पर लुढ़काएंगे तो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा क्योंकि इसका त्वरण ज़्यादा, उसके बाद डिस्क और उसके बाद होलो स्फीयर और सबसे लास्ट में एक वलय पहुंचेगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखो, केवल अगर G लगता, सीधा ही फेंकते तो सबसे पहले वही आता, तो G तो सबसे ज्यादा है ही। उसके बाद किसका है? सॉलिड स्फीयर का, और उसके बाद किसका है? डिस्क का। तो यहां देख लीजिए, सबसे ज्यादा G, उसके बाद स्फीयर और उसके बाद डिस्क। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर पहले स्फीयर के लिए S निकालेंगे, फिर डिस्क के लिए S निकालेंगे, उन दोनों की घूर्णन त्रिज्या का मान यहाँ रख देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, वो अपना टाइम फालतू वेस्ट कर रहे हैं।
आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। एक बात याद होना चाहिए कि अगर गोला कुछ नहीं बोल रखा तो ठोस गोला मानेंगे, तो दोनों में से तो किसका त्वरण ज्यादा है, इसका, और जी तो इससे सिंपल सी बात है ज्यादा ही होगा। ये फॉर्मूला देख लीजिए, जी साइन थीटा है, उसमें भी फिर भाग दे रखा है, तो अकेले जी का मान तो ज्यादा ही होगा। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट डायमीटर विल बी। किसी वलय का जड़त्व आघूर्ण आई इसके व्यास के परितः अक्ष के सापेक्ष कितना होगा। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि वलय या रिंग जो है उसके द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण या आई कितना होता है, mr²। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यास के परितः। तो याद करो, आपको मैंने बताया था लंबवत अक्ष प्रमेय। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ताकि लंबवत अक्ष प्रमेय एक बार और आपका रिवीजन हो जाए। लंबवत अक्ष प्रमेय बताता है कि कोई भी 2D कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये रिंग है, ये अक्ष इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। लंबवत अक्ष प्रमेय क्या कहता है, अगर व्यास के परितः दो एक दूसरे के 90 डिग्री पर अक्ष हो, मान लो ये भी व्यास से गुजर रहा है, ये भी व्यास से गुजर रहा है, तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हुआ जो अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इन दोनों के टोटल के बराबर होगा। अब हमें केवल व्यास के परितः निकालना है, तो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास वाला ये क्या हो गया 2ID, और ID निकालना है तो सेंटर ऑफ मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन 2, और द्रव्यमान केंद्र के परितः कितना है mr²/2। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष mr² है, इसलिए व्यास के परितः अबाउट इट डायमीटर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। और व्यास के परितः या द्रव्यमान केंद्र के परितः पूछता तो mr², और व्यास के परितः पूछा तो mr²/2 आधा हो जाएगा। किससे कैलकुलेट किया, लंबवत अक्ष प्रमेय से। एक और क्वेश्चन देखिए। जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बड़े कॉन्सेप्चुअल, और एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। आपके पास दो पहिए हैं, दो व्हील हैं, रोटेटिंग विदाउट स्लिपिंग एज शोन इन फिगर। आप ये मान लीजिए ऐसा कोई अनंत तल है और जिस पर ये दोनों पहिए चल रहे हैं। रोटेट कर रहे हैं, स्लिप नहीं कर रहे, इस चीज को भी ध्यान में रखें। अब आपसे बोला गया है कि इसकी त्रिज्या 2 मीटर, इसकी 5 मीटर, छोटे वाले की त्रिज्या 2 मीटर, बड़े वाले की 5 मीटर। छोटे वाला जो पहिया है उसका रिवोल्यूशन है 20 साइकिल पर मिनट, 1 मिनट में 20 रोटेशन करता है छोटे वाला। बड़े वाले का क्या रोटेशन होगा, ये क्वेश्चन है। बिग व्हील का रिवोल्यूशन कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन। अब आप एक बात समझिए, इस लाइन को देखिए, रोटेटिंग विदाउट स्लिपिंग एज शॉन फिगर, मतलब ये दोनों पहिए घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं जैसा कि फिगर में है। तो ये दोनों टच में है, बिल्कुल टच में है, मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं। और एक साथ चल रहे हैं तो आप एक बात याद रख लें, ये कॉन्सेप्ट यहां से उभर के आया है कि दोनों पहियों का जो वेग है v, वो क्या होगा, सेम होगा। उनका कोणीय वेग अलग हो सकता है, ओमेगा अलग हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ चल रहे हैं v, भाई दोनों साथ साथ लुढ़क रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन है तो साथ साथ, इसलिए v क्या होगा, समान। अब मान लीजिए छोटे वाले का वेग क्या हो गया, उसकी त्रिज्या और कोणीय वेग, इसको 1 मान लेते हैं।
बड़े वाले का उसकी त्रिज्या, उसका कोणीय वेग ओमेगा। इस सिचुएशन से आपको पता लगा कि v1 और v2 बराबर है, तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। आपको कैसे पता लगा v1 और v2 बराबर है? जैसा फिगर में शो है वैसे ही वो चल रहे हैं, तो रोटेट भी कर रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं। आपको पता है स्थानांतरण ऊर्जा और रोटेशन, जो घूर्णन है वो भी हो रहा है, प्योर लोटनी गति, प्योर रोलिंग। तो इस कंडीशन में देखिए, अब आप छोटे वाले की त्रिज्या 2 और इसके लिए ओमेगा कितना है 20 साइकिल। आपको क्या निकालना है ओमेगा 2, तो R2 कितना है 5, ओमेगा 2 निकालना है तो ये 5 इधर आ जाएगा और ये कितना हो गया 4, 8 साइकिल पर मिनट। बड़े वाला गोला 1 मिनट में 8 बार घूम रहा है, छोटे वाला गोला 1 मिनट में 20 बार घूम रहा है। इसकी त्रिज्या 2 मीटर, इसकी 5 मीटर। याद रखें दोनों गोल गोल जब घूम रहे हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो वेग क्या हो गया समान। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट उभर के आया और आप बड़े वाले गोले के लिए रिवॉल्यूशन आपका कितना आ गया 8 साइकिल पर मिनट। इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, देखें, समझें। अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ऐसे लगे कि सर इस क्वेश्चन को समझो, ऐसा दोबारा आए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये चित्र आपको इसलिए बताया गया है कि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि जैसा फिगर में दे रखा है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों का लीनियर वेलोसिटी जो रेखीय वेग है वो तो बराबर है जब साथ साथ ही चल रहे हैं। तो दोनों का घुमाव जो है वो अलग अलग हो सकता है ओमेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों के वेग को बराबर करके, और आपको भी पता है रेखीय वेग त्रिज्या और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। एक और बेसिक सा सवाल है, एक पहिया है, एक व्हील है जो 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 600 साइकिल कंप्लीट कर रहा है या उससे रोटेट कर रहा है। आप ब्रेक लगा रहे हैं एट यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, एक समान मंदन से आप उसको रोक रहे हैं और 2 मिनट बाद वो रुक जाता है। द एंगुलर डी एक्सेलरेशन ऑफ, या इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आपको अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो वो क्या होगा डी एक्सेलरेशन। मंदन और त्वरण क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये आप देखिए। आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको ये पता है कि 1 मिनट में कितने साइकिल या कितने रिवॉल्यूशन पूरे हो रहे हैं 600। क्वेश्चन को देखिए, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन पूरे होंगे, इसका अगर आपको पता करना है तो 600/60। 1 मिनट में 600 तो 1 सेकंड में 600/60, और ये कट गया, कितना आ गया 10। 1 सेकंड में 10 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो पहले 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट था, उसको हमने पर सेकंड कन्वर्ट कर लिया 10 साइकिल पर सेकंड। लेकिन हमें रेडियन में निकालना है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है ना, रेडियन में निकालना है। तो देखो 1 साइकिल में पूरे एक रोटेशन में कितने 2 पाई रेडियन होंगे, तो 10 साइकिल में कितने हो गए 2 पाई इंटू 10, 20 पाई रेडियन। 10 साइकिल पर सेकंड है, तो यहां से आपके पास कोणीय वेग कह सकते हैं रोटेशन का,
वो 20 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया। 1 सेकंड में अगर साइकिल या चक्र बोलो तो 10 और रेडियन में बोलो तो 20 पाई रेडियन डिस्टेंस कवर हुई है। 1 मिनट में बोलो तो 600 रिवॉल्यूशन या साइकिल। केवल कन्वर्जन है, ध्यान रखें बस आप। 1 मिनट में 600 तो 1 सेकंड में ये हो गए, सिंपल सी बात है। 1 सेकंड में इसलिए ये ओमेगा हो गया। साइकिल को हम पाई या रेडियन की फॉर्म में बदल रहे हैं तो 20 पाई रेडियन पर सेकंड। आपसे पूछा है कि 2 मिनट लगे हैं स्टॉप होने में, तो डी एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आपकी जो वेलोसिटी है, ब्रेक मतलब लगाने के बाद देखो रोटेट कर रहा है, ब्रेक लगाने के बाद 2 मिनट बाद वो क्या हो गया, रुक गया। तो आप ये मान के चलिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बराबर जो भी वेलोसिटी है और प्रारंभिक वेलोसिटी है बटे में क्या हो जाएगा, टी। अब डी एक्सेलरेशन वाली कंडीशन में क्या होगा कि प्रारंभ में तो कोई मान है, लेकिन पहले जो मान है, प्रारंभ में तो मान है लेकिन बाद में जो मान है वो 0 होना चाहिए। देखिए, और माइनस ए ही क्या होता है, डी। इसको अगर मैं 0 मानूं तो 0 माइनस यू। अब यू को मैं कोणीय गति है इसलिए ओमेगा बटे टी। ध्यान से देखना, इस कंडीशन में रिटार्डेशन है और एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, माइनस में, और माइनस एक्सेलरेशन होगा उसी को क्या कह सकते हैं, डी। तो ये देख लीजिए, एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा बटे टी, ये 0 आ गया क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद पूरी तरह रुक गया तो इसको 0। अब डी निकालना तो माइनस भी हट गया, तो डी बराबर ओमेगा बटे टी। ओमेगा कितना है, 20 पाई, और टाइम कितना है, 2 मिनट, इसलिए सेकंड में बदल दिए, और ये 3 पाई बटे 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में कहीं भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल बेसिक जानकारी, केवल कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 masses ऑफ 20 and 80 kg। आपके पास 2 मास है, 2 द्रव्यमान है, 20 किलो और 80 किलो। अरेंज ऑन ए मासलेस रोड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। एक ऐसी छड़ पर स्थित है, छड़ का कोई द्रव्यमान नहीं है और छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। 20 किलो वाला द्रव्यमान 0 सेंटीमीटर मतलब छड़ के किसी एक किनारे पर है, और 80 किलो वाला ऑन 100 सेंटीमीटर दूसरे किनारे पर है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, अब हिंदी में देख लीजिए। 2 द्रव्यमान हैं, 20 किलो 80 किलो। वो एक द्रव्यमान रहित छड़ पर स्थित है, छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 20 किलो वाला 0 सेंटीमीटर पर, मतलब एक कोने पर छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो 80 किलो वाला दूसरे कोने पर। क्वेश्चन समझने के बाद ये पता लगा, एक छड़ है, यहाँ पर 20 किलो है, यहाँ पर 80 किलो है। सिंपल सी बात, दोनों कोनों पर द्रव्यमान है और लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अब द्रव्यमान केंद्र निकालना है। बिल्कुल बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया था, ये 20 किलो वाला द्रव्यमान, इससे 100 सेंटीमीटर दूरी पर 80 किलो वाला द्रव्यमान, ये M1, ये M2। आप जानते हैं 0 सेंटीमीटर पर 20 और पूरी छड़ की जो लंबाई है 100 सेंटीमीटर, वहाँ पर 80। इसको अगर आप मूल बिंदु मान लें तो यहाँ से द्रव्यमान केंद्र की दूरी M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन में M1 प्लस M2। इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अब देखिए, M1 कितना है, 20 किलो, इसकी दूरी मूल बिंदु पर ही इसलिए 0। M2 80 और दूरी कितनी है, 100। 80 और 20 कितना हो गया, 100, और 100 से 100 कैंसिल, ये तो 0 हो ही गया, और कितना, 80 सेंटीमीटर।
द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मूल बिंदु या 20 किलो वाले द्रव्यमान से कितनी दूरी पर है? 80 सेंटीमीटर पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 80 किलो वाले से कितनी दूरी पर है, तो मूल बिंदु हम किसको माने? 20 किलोग्राम को। तो यहां से 80 है, तो टोटल छड़ कितनी है? 100। तो 80 किलोग्राम वाले से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति 20 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप द्रव्यमान केंद्र बेसिक तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। एक बात मैंने आपको एक और बात समझाई थी कि M1 और M2 दो द्रव्यमान हैं, दोनों का द्रव्यमान लिखो, कट रहा है तो काटो, अनुपात आ गया। ये द्रव्यमानों का अनुपात है। अगर आपको द्रव्यमान केंद्र से उस द्रव्यमान की दूरी निकालनी है तो अपोजिट कर दो, ये 4 और ये 1। कुल अनुपात कितना हो गया? 5। कुल दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर। कुल अनुपात कितना है? 5। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 80 सेंटीमीटर। M1 द्रव्यमान केंद्र से 80 सेंटीमीटर दूरी पर, और M2 द्रव्यमान एक कितना है? 20 सेंटीमीटर, एक अनुपात की वैल्यू। तो द्रव्यमान केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर M2 द्रव्यमान 80 किलो। वही बात आ गई। द्रव्यमान केंद्र से M2 या 80 किलोग्राम 20 सेंटीमीटर पर और 20 किलोग्राम 80 सेंटीमीटर पर है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और बेसिक तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोला, एक बार फिर बोल रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ से निकालने के लिए कह रहा है। अगर 20 किलो वाले से द्रव्यमान केंद्र की दूरी 80 सेंटीमीटर, 80 किलो वाले से 20 सेंटीमीटर, कुल छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर। अनुपात वाला मैंने आपको बता रखा है, जो भी अनुपात है द्रव्यमान के, वो अनुपात निकालो। द्रव्यमान केंद्र की जो या द्रव्यमान केंद्र से जो द्रव्यमान है उसकी दूरी, इसकी 4 अनुपात और इसकी 1 अनुपात। तो ये तो आप जानते ही हैं, कुल अनुपात 5 है, कुल दूरी 100 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 20, तो 4 की 80 और 1 की तो 20 है ही। और देखिए इधर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझें और याद कर लें। एक सूर्य है, सूर्य एक ही होता है वैसे भी। सूर्य के चारों ओर एक प्लेनेट या ग्रह चक्र लगा रहा है अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित है और सूर्य के चारों ओर कोई प्लेनेट चक्र लगा रहा है। इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा और एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। यदि कोई ग्रह, कोई प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्र लगाता है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा और कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। ये लाइन आप याद रख लें। दूसरी बात देखिए, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। याद रखें, मास हमेशा ही सेम होगा, चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे इनर्शियल हो। तो दोनों का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कितना आ जाएगा? 1। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, हाँ, जिसको आप भार कह रहे हैं वो mg हो जाता है, लेकिन मास सेम रहेगा, चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे इनर्शियल हो। एक और बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। प्रदिश राशि ऐसी राशियां जिनका मान अभिविन्यास के आधार पर बदलता है। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एक वलय है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या आएगा? व्यास के परित निकालेंगे तो अलग आएगा। तो अभिविन्यास अगर बदलेगा तो मान भी बदलेगा। ऐसी राशियों को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लें
व्हेन कांस्टेंट टॉर्क, जब बल आघूर्ण नियत हो, मतलब एक फिक्स मात्रा में बल आघूर्ण या टॉर्क लग रहा है, तो वस्तु में क्या एक्वायर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण। और आप जानते हैं सिंपल बल का फॉर्मूला ma, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला देखो, मैंने आपको बोला था जो बल है वही यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह, या जो मास है, सॉरी, जो द्रव्यमान है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह, और a जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण के जैसे। तो सिंपल गति में फॉर्मूला ये और घूर्णन गति में, तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है, नियत है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण उसमें होगा या एक्वायर होगा। लेकिन अगर टॉर्क जीरो है, यदि किसी वस्तु पर आप बाहर से कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगाते हैं, तो क्या कंजर्व्ड रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। ये तो मैंने आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताया था, वही है। यदि किसी वस्तु पर बाहर से एक्सटर्नल कोई भी टॉर्क या बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता है, तो उस वस्तु का कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, कंजर्व या संरक्षित रहेगा। ये कुछ बेसिक बातें। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन या कोणीय त्वरण होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, चाहे ग्रेविटेशनल मास हो चाहे इनर्शियल मास हो, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए अनुपात क्या हो गया, 1। और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जब सूर्य के चारों ओर एक ग्रह चक्र लगाता है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा और कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसकी त्रिज्या रेडियस r और द्रव्यमान या मास m है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जिस अक्ष के लिए आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है वो कौन सा अक्ष है। पासेस थ्रू टेंजेंशियली एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कोई रिंग है, अक्ष इस रिंग को स्पर्श करता हुआ, टेंजेंशियली का मतलब है स्पर्श रेखीय। तो अब स्पर्श रेखीय तो ऐसे भी हो सकता था, साफ साफ लिखा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब ये मान लीजिए कोई रिंग ऐसे है, ऐसे रखी हुई है, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे पैरेलल, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे। तो ये रिंग है, ये रिंग का प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर और इसको स्पर्श करता हुआ एक अक्ष है। इस अक्ष के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण निकालिए। दोस्तों, इसी के पैरेलल द्रव्यमान केंद्र से गुजरता हुआ अक्ष होता है, और एक रिंग के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, अगर इसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। ये सिचुएशन अगर आप समझ लें तो ये हो गया समांतर अक्ष प्रमेय। पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम है उसमें क्या था कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास के परितः जड़त्व आघूर्ण पता है और उसी के समानांतर कोई अक्ष है, तो द्रव्यमान केंद्र से कितनी दूरी पर है उसको अब d मान लें। यहाँ पर मैं r ही मान लिया, अगर आप चाहें तो इसको d मान लें, ये समांतर अक्ष का प्रमेय हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे बना लें, सेंटर ऑफ मास के परितः mr², द्रव्यमाण शक्ति का m है, द्रव्यमान केंद्र वाले अक्ष से इस अक्ष के बीच की दूरी d, और वास्तव में ये क्या है, त्रिज्या। तो d की जगह क्या लिख सकता हूँ, r, mr² प्लस mr² क्या हो गया, 2mr²। जवाब क्या हो जाएगा, ये। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को बड़े तरीके से देखना है,
इसी रिंग के लिए अगर द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास को अक्ष मानकर बोला जाए तो mr²। अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि व्यास से गुजरते हुए अक्ष के, तो इसका आधा हाफ mr²। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसके टेंजेंशियली या स्पर्श रेखीय और इसके तल के लंबवत, मतलब द्रव्यमान अक्ष के समानांतर या समांतर और कितनी दूरी पर है, त्रिज्या की दूरी पर, तो समांतर अक्ष प्रमेय से सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक वस्तु, एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान, जिसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है 10 किलो, रेडियस ऑफ गायरेशन घूर्णन त्रिज्या कितनी है 0.1 मीटर, किसके परित है, अबाउट एन एक्सिस, किसी अक्ष के परित है, एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना है 10 रेडियन पर सेकंड, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, द्रव्यमान दे रखा है, घूर्णन त्रिज्या दे रखी है, ओमेगा दे रखा है, कोणीय संवेग पूछ रहा है। क्या होगा कोणीय संवेग, जे या एल, आई ओमेगा होता है। जे से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी डिनोट कर सकते हैं। आई क्या है, जड़त्वागुण, और याद करो आई को घूर्णन त्रिज्या के लिए m² भी लिख सकते हैं। आई की जगह m² और ओमेगा का ओमेगा। m की वैल्यू कितनी है 10 किलोग्राम के घूर्णन त्रिज्या है, स्क्वायर है, इसलिए 0.1 ओमेगा भी कितना है 10 रेडियन पर सेकंड, और इसको सॉल्व करेंगे 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किसका मान आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग, एक एक क्वेश्चन आपके लिए खास तौर पर डिजाइन किया हुआ है, इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं बार बार उनकी प्रैक्टिस करो, उनको समझो, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखो। दो बॉडी है, एक को ए बोल रहे हैं, एक को बी बोल रहे हैं, दोनों का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बराबर है, लेकिन ए वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वागुण ज्यादा है बी से। इतनी सी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम इक्वल है। ए वाली ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वागुण ज्यादा है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, और ये काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी मैंने आपको बता रखा है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हमें देखो कोणीय संवेग तो बराबर है, कुछ ऐसा सोचना है कि रोटेशनल या घूर्णन गतिज ऊर्जा का संबंध आई से हो, जड़त्वागुण से हो। तो ये रहा के ई ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर पता लग गया अगर आई ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा समानुपाती हो गया। सर नहीं, पहली सिचुएशन याद रखें, क्या कोणीय संवेग इक्वल है दोनों का। फिर आपको याद रखना है आई ए ज़्यादा है और आई बी कम है। पहले इसको कोणीय संवेग में परिवर्तन कीजिए, तो इसी इक्वेशन को आई से गुणा कर दो और आई से भाग दे दो। आई ओमेगा का मतलब एल होता है, आपको पता है कोणीय संवेग आई ओमेगा के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया ऑफ एल स्क्वायर अपॉन आई। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जब एंगुलर मोमेंटम भी फॉर्मूले में हो, इस सिचुएशन में क्यों नहीं, इसमें एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं। जब कोणीय वेग की बात होती तब ये फॉर्मूला लगाते। कई बार बच्चा सीधा फॉर्मूला लगा देगा कि देखो सर गतिज ऊर्जा जड़त्वागुण पर निर्भर करती है, जिसका जड़त्वागुण ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। लेकिन इस सिचुएशन में कोणीय संवेग
आई ओमेगा, दोनों का गुणनफल कांस्टेंट है, दोनों का बराबर है। इसलिए अगर आई में कुछ बदलाव हुआ होगा तो कांस्टेंट कब रहेगा, जब ओमेगा में भी उसी वे में अगर आई बड़ा होगा तो ओमेगा घटेगा। कुल मिला के ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को सोचना ज़रूरी है कि दोनों का कोणीय संवेग बराबर है, इसलिए ऐसा फॉर्मूला बनाओ जिसमें कोणीय संवेग भी आ रहा हो। हमने बना लिया, गतिज ऊर्जा L²/2I के बराबर। यहाँ से साफ पता लग गया, जिसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा कम है। जड़त्व आघूर्ण किसका ज़्यादा है, ए का, तो गतिज ऊर्जा भी इसके व्युत्क्रमानुपाती। जिसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा उसकी गतिज ऊर्जा कम, व्युत्क्रमानुपाती। तो जड़त्व आघूर्ण ए का ज़्यादा है तो इसकी गतिज ऊर्जा कम। के ए बॉडी की, ए वस्तु की गतिज ऊर्जा बी वाली से कम होगी और L का मान क्या होगा, दोनों का बराबर है। ऐसे क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन को बच्चा खुशी खुशी गलत करेगा क्योंकि उसको घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होगा। वो इस बात को नहीं समझ पा रहा कि दोनों के कोणीय संवेग बराबर है। इसमें तो कोणीय वेग है, एंगुलर स्पीड है, इस फॉर्मूले से आप तुलना नहीं कर सकते। जब दो वस्तुओं के L का मान, एंगुलर मोमेंटम का मान बराबर है तो गतिज ऊर्जा का भी ऐसा फॉर्मूला लेके आइए जिसमें L भी हो और I भी हो। ये हम लेके आए। यहाँ पर I और गतिज ऊर्जा में संबंध व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस कॉन्सेप्ट को तो याद ही रख लो। दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें L A दोनों वस्तुओं का कोणीय संवेग बराबर हो तो इस फॉर्मूले से आपको कंपैरिजन करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको सीधे सीधे I या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, जड़त्व आघूर्ण। इस वस्तु को 10 सेकंड में आपको स्टॉप करना है, रोकना है। स्टार्टिंग या प्रारंभ में कोणीय वेग, एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकंड है, जिसको मैं ओमेगा नोट से लिख रहा हूं क्योंकि प्रारंभिक कोणीय वेग है। इसके लिए आप कितना टॉर्क अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का जड़त्व आघूर्ण 50 है, मात्रक आपको पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है वो है 20 रेडियन पर सेकंड। अब आपको इसको रोकना है, स्टॉप करना है। तो आपको पता है स्टॉप करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। तो ये पूछना चाह रहा है कितना टॉर्क लगाएं कि इसको कितने टाइम में, इसको हम 10 सेकंड में स्टॉप कर दें। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकंड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। इस घूमते हुए ऑब्जेक्ट को टॉर्क लगाकर अप्लाई करके रोकना है 10 सेकंड में, कितना टॉर्क होगा। टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, आई अल्फा होता है। आई आपको पता है, अगर अल्फा निकाल लें तो आराम से काम हो सकता है। नॉर्मल जो त्वरण है, एक्सक्लेरेशन है, उसका फॉर्मूला ये होता है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, फाइनल एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड अपॉन में टाइम। जब 10 सेकंड में आप रोक देंगे तो स्पीड 0, अभी कितनी है 20, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। ये जो माइनस आ रहा है कि आप एक रोटेट करती हुई को रोक रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं, तो ये कितना आ गया 2 रेडियन
पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 50 है, दोनों को सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, जवाब 100 न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो सर्कुलर रिंग है, एक को ए बोल रहे हैं, एक को बी बोल रहे हैं। ए वाली का और बी वाली का जो द्रव्यमान का अनुपात है 1:2 और दोनों की व्यास या डायमीटर का अनुपात है 2:1। याद रखें, जो व्यास का अनुपात होगा वही अनुपात त्रिज्या का होगा, अनुपात तो वही होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, आई ए और आई बी का अनुपात, दोनों के जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रेशियो होगा। देखो आई ए के लिए m कितना है 1, r कितना है 2, mr² कितना आ गया 4, b के लिए कितना है m 2, r कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 4:2 कटेगा तो 2:1। आई ए और आई बी का रेशियो 2:1 होगा, क्योंकि I का फॉर्मूला mr², तो m को 1 मान लो, r 1 को 2, 2 का स्क्वायर 4, m 2, r², 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और कटा 2:1 किसका, जड़त्व आघूर्ण का अनुपात आ गया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक डांसर स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग प्लेटफॉर्म टेकिंग 2 स्पेयर ऑन हिज हैंड। एक डांसर एक रोटेट करने वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और अपने हाथों में 2 स्पेयर लिए हुए हैं। बाद में उसने इनको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो अब डांसर के लिए क्या चीज सही होगी। डांसर रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में, दोनों हाथों पर स्पेयर थे, गोले थे, पहले थे, अब छोड़ दिए, छोड़ते ही अब क्या होगा, देखिए एंगुलर स्पीड डिक्रीज होगी, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड नो चेंज, L इज अनचेंज्ड, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा और ओमेगा बढ़ेगा और दोनों ही क्या होंगे, घटेंगे। ये 4 ऑप्शन है। एक बात आप याद रख लें, पहले स्पेयर थे, उन गोलों का अपना कोई एंगुलर मोमेंटम था, उनको फेंक दिया, डांसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ओमेगा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। 2 डिस्क है, दोनों की थिकनेस या मोटाई सेम है, R1 और R2 त्रिज्या है और इनकी डेंसिटी D1 और D2 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि I2 ज़्यादा है I1 से, तो त्रिज्या क्या होगी। आपको सिंपल सी बात है, I त्रिज्या पर डिपेंड करता है, तो R2 ज़्यादा होगी R1 से और डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है कि जड़त्व आघूर्ण जिसका ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी। और एक बेहतरीन बात, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर टॉर्क बराबर dJ/dt, जे को L भी लिख सकते हैं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल आघूर्ण के। ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, जिसका द्रव्यमान m बता रखा है, वो बिना फिसले लुढ़क रहा है और इस दौरान उसके द्रव्यमान के अंदर का वेग vcm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों अब यहाँ तक अगर आप पढ़ते पढ़ते आ गए हैं
तो चीज़ों को समझने का तरीका बदल जाना चाहिए। अगर आप चीज़ों को मेरे साथ नहीं सोच पा रहे हैं तो पिछले जो भी वीडियो आपने पढ़े हैं उनको दोबारा देखो, अच्छे से समझो। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक ठोस गोला है, m द्रव्यमान है, बिना फिसले लुढ़क रहा है, द्रव्यमान केंद्र का वेग मतलब वो गोला सेंटर ऑफ मास जो है उसका वो VCM है, घूर्णन ऊर्जा या घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए याद करो, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। I का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, mr स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, V/R। जब स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाए। अब ये तो रही जनरल बात, लेकिन यहाँ क्या बोल रखा है, ठोस गोला। तो ठोस गोले के लिए I का जो मान है वो आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। इसलिए मैं आपको बोला था कि गोले के लिए, चकती के लिए, इन सब के लिए I का मान आपको पता होना चाहिए। और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है ये, और द्रव्यमान केंद्र का ही वेग पूछ रहा है तो वही गति कर रहा है, तो आपको I भी वही चाहिए। अब यहाँ से r स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, और 1/5 mv और सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बस आप बेसिक चीज़ों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। एक और बात देखिए, आपके पास फिर से एक गोला है। गोले के बारे में एक चीज़ याद रख लो, गोले के व्यास से जो अक्ष गुजरेगा वास्तव में वही उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरेगा। चकती और डिस्क में या रिंग में ऐसा नहीं है। एक बार फिर कह रहा हूँ, गोला 3D स्ट्रक्चर है, जो अक्ष उसके व्यास से गुजर रहा है वही उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। लेकिन डिस्क और रिंग में ऐसा नहीं है, जो व्यास से गुजरेगा वो द्रव्यमान उसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। लेकिन यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जड़त्व आघूर्ण निकाला है वास्तव में वो व्यास के परित ही है, और गोला है। कौन सा गोला, ठोस गोला, परिधि को स्पर्श करते हुए अक्ष के परित है। तो गोला है, अब उसके व्यास से निकल रहा है द्रव्यमान केंद्र से, परिधि को टच करते हुए कोई अक्ष निकल रहा है, तो समांतर अक्ष प्रमेय से अगर इस अक्ष पर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो सेंटर ऑफ मास प्लस जो भी द्रव्यमान है और सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी है, तो इसका मान तो 2/5 mr स्क्वायर। परिधि मतलब कितनी दूरी पर है, त्रिज्या। मान लीजिए गोला है, यहाँ से कोई अक्ष गुजर रहा है, ये इसके केंद्र से गुजर रहा था, यहाँ की दूरी कितनी है, r। तो इसको क्या लिख देंगे, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। एक में अगर 2/5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास 2/5 और 1 है, तो ये कितना हो गया, 5, 2 और ये 5, 7/5 mr स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, 7/5 mr स्क्वायर। फिर एक बार कह रहा हूँ, गोला 3D स्ट्रक्चर है, इसके व्यास से गुजरने वाला अक्ष ही इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरता है। ऐसा चकती और वलय में नहीं है, क्योंकि वो 2D स्ट्रक्चर है, उनके द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष गुजरता है वो अलग होता है, और व्यास से गुजरता है वो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक जनरल सा सवाल है कि घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने, मिनट वाली पूछा है, मैंने यहाँ पर सेकंड के लिए भी आपको निकाल के बताया है। सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्र लगाने में 1 मिनट लेती है,
सिंपल सी बात है। सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में 1 मिनट लेती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगी? 2 पाई, पूरा 360 डिग्री घूमने को 2 पाई। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगी? 2 पाई बटे 60, पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड। ये किसका आंसर है? सेकंड वाली सुई का। आपको किसका पूछा है? मिनट वाली सुई का। देखो, मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा 2 पाई चक्कर लगाएगी, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगी? 2 पाई। तो 1 सेकंड में लगाएगी 2 पाई बटे 3600, पाई बटे 1800 रेडियन पर सेकंड आंसर हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। आपके पास एक खोखला गोला है, ये बोल रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा 2.5 जूल है, और मान लो इस गोले की, ये लैंग्वेज बड़ी आपको ध्यान में रखनी है कि इस गोले की घूर्णन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन 10 गुना कर दी जाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन का मतलब है कोणीय वेग 10 गुना कर दिया जाए। अब गतिज ऊर्जा क्या होगी? पहले कितनी थी? 2.5 जूल। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो यही होता है। खोखला गोला पहले भी खोखला गोला था, और उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ा दी, तब भी खोखला गोला ही है, मतलब आई तो बदलेगा नहीं। पहले मान लीजिए इसका मान 2.5 जूल था। अब आपने क्या किया? आई तो वही है, इसको 10 गुना बढ़ा दिया। तो 10 गुना 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100 इंटू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई ओमेगा स्क्वायर यहां पर किसके बराबर है? 2.5 जूल के। कहने का मतलब, अगर आप रोटेशन की फ्रीक्वेंसी या ओमेगा 10 गुना बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आपके लिए बताया गया है, इसलिए चीज़ों को बड़े तरीके से पढ़ते चलिए। पहले आप जो भी रिजिड बॉडी की जो डायनेमिक्स या दृढ़ पिंड गतिकी के जो वीडियो हैं उनको देखें। उसके बाद जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए उनको सॉल्व करें, फिर रिपीट करें, फिर आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार भी रिपीट कर सकते हैं। कैसे आया, नहीं समझ में आया, दोबारा समझे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से दिमाग में बिठा लें। एक बात और देखिए, यहाँ देखिए, आप जानते हैं कि ये कंपास है और इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कंपास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, समान रूप से या समान चुंबकीय क्षेत्र में है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक नीडल है। आपको पता है जब तक इस पर कोई बाहर से चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगेगा तब तक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। कंपास की सुई जब तक उस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगता तब तक उत्तर दक्षिण दिशा में तैरती है। यदि उसको समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो सिंपल सी बात है, वो मूव करेगी। इस सिचुएशन में जब कोई मैग्नेटिक नीडल समान चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर बल तो 0 लग रहा है, लेकिन टॉर्क का मान 0 नहीं है। यदि एक मैग्नेटिक नीडल को समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल तो 0 है, लेकिन टॉर्क का मान 0 नहीं है। इस चीज को भी आप ध्यान में रख लें। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके पास क्या है, एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है।
एक्स एक्सिस से डी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस के समानांतर, पैरेलल, एक्स अक्ष के समानांतर एक लाइन पर नियत वेग से गतिमान है। वेलोसिटी भी फिक्स है, वेग भी नियत है। कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये देखिए, नियत होगा, जीरो होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इस ग्राफ को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये अक्ष है, इससे डी या आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट एम वी वेलोसिटी या वेग से गति कर रहा है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला एम वी आर होता है। इस ग्राफ में ये समानांतर है एक्स अक्ष के, इसका मतलब साफ है कि डी या आर फिक्स है। तो आर अगर फिक्स है तो वी तो नियत है ही, द्रव्यमान वैसे ही नहीं बदलता, इसलिए एल का मान नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा की 50% है। मतलब तो वस्तु कौन सी है? स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये कह रहा है कि इसका आधा, भाई स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा का 50% क्या है? घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल, वो स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा की आधी है। तो 1/2 का आधा 1/4, इसका मतलब क्या हो गया? 1/4 mv²। और स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा हाफ mv², और घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/4 mv²। ये कहना चाह रहा है। और ऐसा किसके लिए होता है? बेलन के लिए। यहां एक बार फिर समझ लीजिए, अगर बेलन कुछ नहीं दे रखा, नॉर्मल बेलन है, तो उसको आप ठोस बेलन समझेंगे। गोला बोल रखा है तो उसको आप ठोस गोला समझेंगे। इस बेलन की जगह अगर डिस्क भी होती तो भी जवाब यही होता। तो डिस्क के लिए स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा हाफ mv² और रोटेशनल गतिज ऊर्जा उसका आधा, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बेलन भी चलेगा और डिस्क ऑप्शन में होता, बाकी में देखो डिस्क नहीं है। ठोस गोला, खोखला गोला, बेलन और वलय, तो बेलन सही आंसर है। बेलन की जगह डिस्क भी होता तो भी यही रहता। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ एक और तरीके से आपसे पूछा गया है। डिस्क, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल या रोटेशन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, उसका फ्रैक्शन, तो याद करो मैंने आपको बताया था इसका फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताना है। ऊपर तो आएगा रोटेशनल गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, बटे में टोटल गतिज ऊर्जा। तो देखो किसके लिए? डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए रोटेशनल कितनी है? 1/4, और कुल कितनी है? 1/2 और 1/4 दोनों। कुल गतिज ऊर्जा का मतलब है स्थानांतरणीय और घूर्णन दोनों का टोटल। तो 1/2 और 1/4 3/4, तो कुल हो गई 3/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा और कितना आ गया? 1/3। फ्रैक्शनल घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान 1/3 होगा। इधर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है जो एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, और ये जो इसका केंद्र बिंदु है, ये अक्ष है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है इस प्लेन के, मतलब व्यक्ति ऐसे, और इसका जो अक्ष है या जिसके सेंटर पॉइंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। व्यक्ति का कोणीय वेग ओमेगा नियत है, ठीक है। ओमेगा कोणीय वेग से ये ऐसे घूम रहा है। अब हुआ क्या, यदि ये व्यक्ति ऐसे सर्कुलर पाथ में नहीं घूम के अक्ष की तरफ आना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो देखिए
कोणीय संवेग संरक्षण क्या कहता है कि किसी भी कंडीशन में अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया गया है तो कोणीय संवेग का मान फिक्स रहेगा। इस सिचुएशन में ओमेगा क्या है, नियत है। ओमेगा कांस्टेंट है, अब डिपेंड करेगा आई पर, और अगर ये इधर जाता जाएगा तो आर का मान छोटा होता जाएगा, और आप जानते हैं आई बराबर एम आर स्क्वायर, आर छोटा तो आई भी कम। देखिए तो अगर आई कम हो जाएगा, अगर आई कम हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना है तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ओमेगा का मान, कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिए, आर कम हो गया, आई कम हो गया। अगर एल नियत रखना है तो ये बड़ा है, ये अगर घटा है तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो यहां से अक्ष की तरफ अगर ये व्यक्ति आएगा तो क्या होगा, इसका कोणीय वेग ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, कुल कोणीय संवेग कणों के एक निकाय में सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या रहेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। देखो हमेशा नियत रहेगा यदि बाहर से टॉर्क नहीं लगाया गया। अगर बाहर से बल लगाया गया उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर से बाह्य बलागुण द्वारा कोणीय संवेग बदलता है। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बलागुण कहलाती है। अगर बाहर से बलागुण नहीं लगाया गया तब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो जल्दबाजी में बच्चे हमेशा नियत रहता है ये करके आ जाते हैं। याद रखें, क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ें फिर देखें। हमेशा नियत कब रहेगा, जब एक्सटर्नल या बाहर से बलागुण 0 लगाया जाए। एक सिचुएशन और देखिए, एक धागे के साथ एक द्रव्यमान को लटका दिया गया, फिर उसको क्षैतिज में ऐसे गोल गोल घुमा रहे, ऐसे, यूं नहीं, ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे। वेग नियत है, देखो वेग नियत है तो एक ऐसे एक निश्चित समय में वो पूरा चक्कर करेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है। यहां पर v कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन जब ये वृत्ताकार गति करता है तो इसकी दिशा बदलती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और आपको पता है वेग सदिश राशि है, दिशा बदलने पर इसका मान बदलेगा। अब वेग का मान बदलेगा तो रेखीय संवेग का मान भी बदलेगा। तो इस सिचुएशन में कोणीय वेग का मान तो कांस्टेंट है, लेकिन रेखीय संवेग का मान बदलता रहता है, क्योंकि रेखीय वेग का मान नियत है लेकिन दिशा बदलती रहती है, इसलिए रेखीय संवेग बदलता रहता है। अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तब क्या नियत रहेगा, बल नहीं। ओमेगा एक निश्चित समय में ये पूरा चक्र करेगा, तो ओमेगा नियत रहेगा, इस बात को याद रखें। एक लड़की घूमने वाले स्टूल पर बैठी है, हाथ फैले हुए, अचानक वह हाथों को समेट ले तो क्या होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन अभी ये कोणीय संवेग के बारे में पूछ रहा है। कोणीय संवेग कम होगा, ओमेगा सेम रहेगा, कोणीय वेग, या आई का मान कम हो जाएगा। तो याद रखें, हाथ समेटने से आई का मान कम हो जाता है और ओमेगा का मान ज़्यादा हो जाता है। इस सिचुएशन में आई कम और ओमेगा क्या हो जाता है, ज़्यादा। एक और शानदार क्वेश्चन देखिए, खोखला बेलन और ठोस गोला है, दो वस्तुएं आपके सामने, दोनों का द्रव्यमान और त्रिज्या समान है और दोनों अपने अक्ष के परितर रोटेट कर रहे हैं। क्या पूछा है, टी सेकंड बाद गोले का ओमेगा खोखले बेलन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा या समान होगा। इस चीज़ को देखिए, आपके पास खोखला बेलन है
ठोस गोला है, दोनों का द्रव्यमान और त्रिज्या समान है, दोनों अक्ष के परितर रोटेट कर रहे हैं। टी सेकंड बाद गोले का ओमेगा खोखले बेलन के ओमेगा से क्या होगा? देखिए, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, टॉर्क बराबर आई अल्फा। आपको अल्फा निकालना है तो टॉर्क अपॉन आई। मान लीजिए टॉर्क समान है, दोनों पर बल आघूर्ण समान लगाया गया है, अक्ष के परितर रोटेट कर रहे हैं, एम और आर भी समान है, तो कोणीय त्वरण का मान आई पर निर्भर करेगा। और याद रखें, खोखले बेलन के लिए आई का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान एम आर स्क्वायर, और ठोस गोले के लिए, खोखले बेलन के लिए आई का मान क्या है? एम आर स्क्वायर, और ठोस गोले के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर। तो कौन ज़्यादा? आई का मान खोखले बेलन के लिए ज़्यादा और ठोस गोले के लिए कम। आई का मान ज़्यादा तो अल्फा का मान कम हो जाएगा, तो कोणीय त्वरण का मान बेलन के लिए कम और गोले के लिए ज़्यादा। आप जानते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नोट अल्फा टी। अल्फा का मान ज़्यादा होगा तो प्रारंभ में तो देखो 0 है, अल्फा का मान जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए ओमेगा का मान ज़्यादा होगा। अल्फा का मान गोले के लिए ज़्यादा है तो ओमेगा का मान भी गोले के लिए ज़्यादा है। टी सेकंड बाद गोले के ओमेगा का मान खोखले बेलन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि खोखले बेलन का आई या जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होता है। जिसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा उसका कोणीय त्वरण क्या होगा? कम होगा, और कोणीय त्वरण कम तो ओमेगा भी कम। ये कब है? जब दोनों पर टॉर्क एक समान लगाया गया हो, दोनों का एम और आर क्या हो? समान हो। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखें, पूरे वीडियो को बार बार रिवाइज करें। जब आप दृढ़ पिंडिकी से रिलेटेड दोबारा रिवाइज करें तो जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है उनसे ज़्यादा आप इन क्वेश्चन वाले वीडियो को देखें। फिज़िक्स में स्टूडेंट को यही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वो चीज़ों को पढ़ सकता है लेकिन उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। तो जब भी आपको मौका मिले इस वीडियो को बार बार रिवाइज करो, इन क्वेश्चन को देखो, इनके कॉन्सेप्ट को समझो, और ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको दोबारा मिले तो बिना किसी गलती के साथ सॉल्व करो। तैयारी को शानदार रखो। थैंक यू, धन्यवाद।